लास्ट टाइम हमने मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकालना सीखा। तो आपके पास मोल निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। मास इन ग्राम गिवन हो तो मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हुए तो उसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा और आखिरी, इसमें कुछ लिमिटेशन है। पहले दो फॉर्मूलों में कोई लिमिटेशन नहीं है। मास इन ग्राम किसी भी चीज का दिया हुआ हो उसके मोलर मास से डिवाइड करें, मोल बनता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी चीज के दिए हुए हो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, मोल बनता है। तो तीसरा फॉर्मूला है, ये है वॉल्यूम से मोल बनाना, मगर इसकी रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन, और वो ये है नंबर वन, हम जब आपको वॉल्यूम से मोल बनाने के लिए कहेंगे तो वॉल्यूम सिर्फ गैस का, तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम ना हम देंगे और ना ही उसे मोल में इस तरह से चेंज किया जा सकता। तो इट मींस अब ये जो तीसरा फॉर्मूला है, इट इज ओनली फॉर गैसेस। अगर हम आपको गैस का वॉल्यूम दें तो आप उसे मोल में कैसे चेंज करेंगे, ये है अब हमारी तीसरी क्लास। इसमें दूसरी लिमिटेशन पहली हो गई कि हम हमेशा आपको गैस का वॉल्यूम देंगे, किसी और चीज का वॉल्यूम नहीं देंगे। दूसरी लिमिटेशन है कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड है, और हम जब आपको गैस का वॉल्यूम देंगे तो वो एक स्पेसिफिक कंडीशन पर देंगे जिसे कहा जाता है STP stands for standard temperature and pressure। तो अब जिस टेम्परेचर को और प्रेशर को हमने स्टैंडर्ड माना है वो है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर के 3 मशहूर यूनिट हैं, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन हम जो लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा थोड़ा कम कॉमन है डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का जो ये साइंस वाले यूज करते हैं वो है केल्विन। अच्छा, फ़ारेनहाइट से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमारा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन से राब्ता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में ये वैल्यू होगी 273 केल्विन। तो अब या तो हम लिखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड या लिखें 273 केल्विन सेम, तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जबकि प्रेशर का 1 atm, atm स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर, तो ये स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर या 1 atm, और इसे ही हम एक और यूनिट में भी लिख सकते हैं जैसे 760 टन। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन और प्रेशर atm या टॉल जैसे यूनिट्स में मेंशन होगा। फिलहाल हमें इन दोनों से कोई खास दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि हम इनको फिलहाल छेड़ नहीं रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि अब जब भी हम आपको मोल निकालने के लिए किसी भी गैस का वॉल्यूम देंगे तो वो STP पर होगा, और चूंकि ये लफ्ज जब भी हम यूज करेंगे तो दिल में आएगी बात ये क्या होता है, इसलिए हमने बता दिया। फिलहाल हम इसका और कोई काम नहीं ले रहे, आगे बहुत तफसील से होगा। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm और 760 केल्विन। तो अब अगर मैं किसी भी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर लूं तो आप उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करें। अभी तक की जो हैबिट है वो यही है कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी होती है आप उसे किसी चीज से डिवाइड करते हैं, मोल मिल जाता है। मास इन ग्राम, मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। अब जो कहानी है उसके हिसाब से दिस इज आवर थर्ड एंड फाइनल फार्मूला, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस at STP
मोल निकालने का फॉर्मूला है कि आपको जो वॉल्यूम दिया गया है आप उसे डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम। तो इसका मतलब है मास इन ग्राम होता था तो मोलर मास से डिवाइड करते थे, वॉल्यूम है तो मोलर वॉल्यूम से। लेकिन अब कहानी है कि मोलर मास निकालने का तो तरीका हमें बताया गया था कि फॉर्मूला देखकर हम निकालते हैं। ये मोलर वॉल्यूम की क्या स्टोरी है, तो ये बड़ी आसान सी है। जिस तरह एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स नंबर है, इसी तरह मोलर वॉल्यूम भी एक फिक्स नंबर है। उसके लिए आपको हर दफा गैस का नाम देखकर अलग अलग नहीं निकालना होगा, बल्कि ये है हमारी डेफिनेशन। मोलर गैस वॉल्यूम पूरा नाम है ये, जिसको आप सिर्फ मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, volume of 1 mole of any gas and STP is called molar gas volume or molar। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम नाम से भी अंदाजा हो रहा है। मोलर मास था मास ऑफ 1 मोल, तो मोलर वॉल्यूम हुआ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। सो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर कहलाता है मोलर गैस वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, इट्स वैल्यू इज सेम फॉर all gases that is equal to 22.4 डेसीमीटर। अब जो बात हम यहाँ आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक दुनिया में जितनी भी गैस है, उस गैसेस को तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ये जो कॉमन गैसेस है सबको पता है। हमने कहा सारी गैसेस को अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर प्रोवाइड करें तो उनके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। ऑल गैसेस विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम if their 1 mole is kept at standard temperature and pressure। और वो वैल्यू क्या है, वो है 22.4 डेसीमीटर। तो हर गैस का 1 मोल एसटीपी पर यही वैल्यू रखता है, इसलिए हर गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4। इसका मतलब बड़ा आसान हो गया पिछले फॉर्मूले की तरह। अब हम आपको क्वेश्चन में किसी भी गैस का वॉल्यूम देंगे एसटीपी पर, तो आपको क्या करना है, उसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना है व्हिच इज 22.4 फॉर ऑल। तो ये देखे बगैर कि गैस कौन है, उसका क्या नाम है, उसका क्या फॉर्मूला है, आपको ये बताए हर एक के मोलर वॉल्यूम की वैल्यू 22.4। तो जिस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपने हमेशा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया है, इसी तरह इन केस ऑफ वॉल्यूम आप हमेशा 22.4 से डिवाइड करें। तो इस तरह ये फॉर्मूला भी इसलिए आसान हो जाएगा कि आपको एक ही वैल्यू से हमेशा डिवाइड करना है। और फिर आपको एहसास होगा सिर्फ पहले वाले फॉर्मूले में गड़बड़ है, जहां हर चीज के लिए अलग अलग मोलर मास होता है, वरना बाकी सब जगह तो एक ही चीज से डिवाइड करते हैं। तो अब इस हिसाब से मोलर वॉल्यूम की वैल्यू अगर 22.4 है, तो अब आप कुछ क्वेश्चन इसके कर सकते हैं।
different gases here, एक क्लोरीन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, मगर दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है और एसटीपी दिया हुआ है, तो हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि गैस का नाम क्या है, मुझे हमें अंदाजा है जो भी वॉल्यूम गिवन है आपने उसे मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर। So in case of part A, volume of Cl2 at STP is 5.6 डेसीमीटर क्यूब, और अब अगर आप इसके लिए मोल निकालते हैं तो आपके मोल का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी divided by molar which is 22.4। तो अगर आप 5.6 को 22.4 से डिवाइड करेंगे और आंसर विल बी 0.25 मोल। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाला पार्ट कीजिए और देखिए क्या जवाब है। मेरा ख्याल से यहाँ वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP is 44.8 डेसीमीटर क्यूब। जब आप यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और 44.8 को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी। अब एक छोटा सा ट्विस्ट हम यहाँ कर सकते हैं ये कि चूंकि हमने मोलर वॉल्यूम की वैल्यू को डीएम क्यूब के यूनिट में लिखा है, इसलिए ये जरूरी है कि आपको जो गैस का वॉल्यूम गिवन हो वो भी डेसीमीटर क्यूब है। तो कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब में दे दें, तो फिर आप अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करने से पहले इसे डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हमें हर हाल में वॉल्यूम को डीएम क्यूब में रखना है। तो अगर वो वैसे ही डीएम क्यूब में है जैसे इन दो क्वेश्चंस में था, अच्छी बात हो गई, नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। द अदर ऑप्शन इज ओनली वन कि हम आपको डीएम क्यूब की जगह सीएम क्यूब में दे दें। तो अब हम सबको ये पता होना चाहिए कि 1000 सीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो अगर मैं कभी सीएम क्यूब में वॉल्यूम दूंगा तो उसे डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड, तो ऐसा करके देख लेते हैं। अब अगर हम एक तीसरा पार्ट बनाए जिसमें हमने आपको मीथेन का एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है, अगर ये वॉल्यूम सीएम क्यूब है तो
पहले इसे 1000 से डिवाइड करके क्यूब बनाएंगे, फिर अपने फॉर्मूले और इसके लिए आप बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी कर रहे थे, सबसे पहले लिखा वॉल्यूम ऑफ CH4 एट Cp इज 11200 cm3 और यही से 1000 से डिवाइड करके 11.2 बना दीजिए। अब आप इसे मोल में चेंज करें। Your answer should be 0.5. तो अब जिस तरह आपने पहले दो फॉर्मूले में किया है, आप ये कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि हम आपको मोल दे दें तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले को चेंज करके कैसे बना देंगे हम, किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालना है एट STP, तो फॉर्मूला हो गया मोल इनटू मोलर। Again, the molar volume is 22.4, so हर दफा एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो अब मैंने आपके सामने दोनों दफा में मोल दे दिया है और आपको वॉल्यूम निकालना है। पहले वाले में सिर्फ मोल का 0.1, तो अगर आप उसे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर शुड बी 2.24 डेसिमल। सेंटीमीटर क्यूब की जगह मीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब डेसिमीटर क्यूब से बड़ा होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई।
अब तीन मेन फॉर्मूले आप तक पहुंचे हैं मोल निकालने के। तीनों में एक स्टेप में काम हुआ है, किसी में कोई लंबी चौड़ी और मल्टीपल स्टेप कैलकुलेशन नहीं। आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या निकालनी है, इसके लिए आप सिर्फ एक स्टेप करते हैं। मोल निकालना है तो आप किसी सूटेबल चीज से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, अगर मुझे मास इन ग्राम से मोल निकालना है, आई शुड डिवाइड विद मोलर मास। मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना है, आई शुड डिवाइड विद एवोगैड्रोस नंबर। और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से मोल निकालना है, तो आई शुड डिवाइड विद मोलर वॉल्यूम, व्हिच इज वेरी लोअर। तो ये तीन फॉर्मूले, और फिर इन तीनों फॉर्मूलों को हमने दूसरे अंदाज से भी यूज किया कि अगर मोल गिवन हो तो मास इन ग्राम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कैसे निकालते हैं। तो ये तीनों चीजें आसान है, बस वक्त पढ़ने पर हम सही तरीके से नहीं यूज करते। तो अभी तीनों को मैंने सीधे तरीके से आपके पास इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसमें कोई जेबूत नहीं निकाल सकते, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल लकीर के फकीर होते हैं वो सिर्फ गड़बड़ हो जाते हैं। जो सोचे समझे पढ़ाया करते हैं उनके लिए मुसीबत है, वरना इससे सवाल बड़े आसान। अब ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने कॉपी से देख सकते हैं, किसी को भी फिलहाल इसके लिए याद करने की परेशानी नहीं है। सवाल लिखते हैं, करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब एक और, मैंने हर एक को करते वक्त ये स्टेप्स देखा। मैंने शुरू में कहा कि ये इतना आसान काम है कि इसे न्यूमेरिकल का दर्जा नहीं देना, ना ही न्यूमेरिकल जैसा प्रोटोकॉल देना। जब हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल अपने कराची बोर्ड में करते हैं तो उसमें हम बाकायदा डाटा बनाते हैं, फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। हमने पार्शियली ये काम यहाँ भी कर दिया, एक हल्का फुल्का सा डाटा भी बनाते, फॉर्मूला भी लिखा और कैलकुलेशन। ये इसलिए कि मुझे आपको समझाना। अगर मैं अपने ही जहन में करके आंसर लिख दूं तो आपको कहाँ याद रहेगा सर ने क्या। अब आपने कॉपी पर इस तरह लिखा हुआ है, तो जब आप भी रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा सर ने इस सवाल में क्या लॉजिक अपनाया। ये इसका ये फायदा है। लेकिन इम्तिहान में ये चूंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में और ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, इसका मतलब है उन्हें आंसर बताना है। आपकी जो भी वर्किंग है वो आपके लिए है, रफ है, उसे आप कैसे करते हैं ये आपका इशू। तो इसलिए इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना कोई खास जरूरी नहीं। अब मैं इसका वो सवाल बना रहा हूँ जिसे मैंने कहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आप जो भी रफ वर्किंग करेंगे वो अपने पास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, जो कुछ आपने अक्सर किया है इस एक सवाल में सब कवर होगा। क्वेश्चन है कि आप हमें बताइए इनमें इन 4 ऑप्शन ए बी सी डी में किसमें सबसे ज्यादा मोल। अब जो 4 एबीसीडी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पहले 2 में आपको वहां से ग्राम दिया गया, एक में कंपाउंड का, एक में एलिमेंट का। तीसरे ऑप्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, किसके हैं नहीं बताए, चलिए फॉर्मेलिटी के लिए बता देते हैं, तो नहीं होती। और तीसरे में वॉल्यूम दिया गया है एसटी। अब आपने फैसला करना है किसके मोल ज्यादा है। तो कैसे होगा फैसला, वेरी क्विकली आप हाथ में कैलकुलेटर लेकर इन तीनों चारों के नंबर ऑफ मोल
मोल्स निकालेंगे और फिर फैसला करेंगे किसके ज्यादा या किसके कम। तो दोनों तरह से सवाल आ सकता है, विच वन कंटेन मोर नंबर ऑफ मोल्स और विच वन कंटेन लीस्ट नंबर। जब आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेटर फॉर्म और लीस्ट फॉर्म। तो आप मुझे कोई वर्किंग नहीं दिखानी है, सिंस इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप सिर्फ अपने तौर पर कैलकुलेट करें, तीनों फॉर्मूले यूज होंगे और एटॉमिक मासेस आपके पास लिखे भी है, फिर भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि पेज ना पलटने पाए। इन चारों की जरूरत पड़ेगी आपको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें मास इन ग्राम दिया हुआ है, तो आपका पहला फॉर्मूला वहां यूज होगा जो कहता है कि मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब आपके पास मास इन ग्राम 30 है। जो काम आपके लिए क्विक करने का है वो है कि CH3COOH का मोलर मास निकालें, जो निकलेगा 60। तो कैलकुलेटर आपको फॉर्मूला निकालने का 6.5। सेकंड ऑप्शन में भी यही फॉर्मूला लगना है क्योंकि उसमें भी मास इन ग्राम है, अलबत्ता उसमें चूंकि आयरन एलिमेंट है इसलिए आपको कोई मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है वही इस्तेमाल होगा। तो सेकंड वाले में मोल बनेगा 112 डिवाइडेड बाय 56, तो आंसर आ गया, फिलहाल तो ये जीत गया। तीसरे वाले में आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 1.204 into 10⁻24 गिवन है। जब आप इसे 6.02 into 10⁻23 से डिवाइड करेंगे फिर 2 आएगा। तो अभी सी और डी जो है वो तो बराबर हो गए। और अब आखिरी वाले में वो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ जो अभी हमने कहा, जिसके मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP should be divided by मोलर वॉल्यूम यानी कि 22.4। और जब आप ऐसा करेंगे और आंसर विल बी 4, तो अब ये बताने की जरूरत ही नहीं बनती, बहुत आसान हो गया कि द राइट आंसर इज डी। उसमें नंबर ऑफ मोल्स वो निकल रहे हैं। और सपोज अब ये सवाल अगर इम्तिहान में मुख्तलिफ अंदाज से आते हैं, अगर ये सवाल यूं होता कि किसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है तो भी जवाब आया था, अब उस सूरत का आंसर होगा 1 उसके 0.5। तो अब इस तरह से हम आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इस्तेमाल करवा सकते हैं इन डिफरेंट स्टाइल्स। तीनों की बात थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी, मगर उससे ज्यादा जरूरी चीज है एक्सपोजर, क्योंकि इस वक्त मैं ये सारे फॉर्मूले एक एक करके आपके सामने लाया और आपने इन फॉर्मूलों को क्लास में किया है, कुछ ने खुद कर लिया, थोड़ी सी समझदारी दिखाई, कुछ ने बोर्ड से उतार लिया। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो असल में ये तसल्ली हमें और आप हम दोनों को हो जाती है कि जब आप खुद से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं होगा और आपसे गलती होगी, तो वो हमें कल पता चल जाएगा। तो हम उसमें यही सिंपल तरीके से सवालात पूछ रहे हैं तीनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए, ठीक है। तो अब तीनों फॉर्मूलों को यूज करके सवाल पूछेंगे और इससे तक पहुंचने से पहले
हमने 2-4 डेफिनेशंस पढ़ी थी, वो जरूर हमें आनी चाहिए। मैं फिर ये कह दूं, जिन बच्चों ने लेट एडमिशन लिया, जैसे वो कह रहे हैं वो आज ही आए हैं, तो हमने कोई यहाँ पर चंगेज खान वाला हिसाब नहीं रखा हुआ है। टेस्ट का मकसद है कि जब हम कुछ चीजें पढ़ा लें तो अपनी और आपके इत्मीनान के लिए चेक हो जाए कि हम में से कितने उसको बेहतर तौर पर कर पाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, उससे भी जरूरी चीज है कि हमें इस बहाने क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चलता है, टॉपिक टू टॉपिक के वो किस तरह एग्जाम है। तो इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन, ये कोई सजा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा था कि वुड लाइक टू से कि आप में से हर एक कोशिश करके पेपर जरूर दे, लेकिन फर्स्ट कर लें किसी पेपर एक दिन में तो सब चीजें नहीं समझ में आ जाएंगी। तो अगर किसी को लगता है कि वो अभी नहीं कर पाएगा तो ना भी कोई नहीं, हम ये सब चीजें फिर रिवाइज करवाएंगे। जब कुछ और बच्चे भी ऐसे आ जाएंगे तो क्लास के बाद एक छोटा सा और सेशन रख लेंगे ताकि सबको याद आए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात अभी फिलहाल ये है कि ये सिंपल यूज मैंने जानबूझ के इसलिए रखा है टेस्ट से पहले, सिर्फ सिंपल। इसका एक कॉम्प्लिकेटेड यूज भी है जिसमें आपके सवाल एक स्टेप में नहीं है। अभी आपने देख लिया कि हर काम आपका सिर्फ एक स्टेप में है, या तो आप किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई, बस आंसर आ जाता है फौरन। अब इसमें अगर हम कॉम्प्लिकेशन करेंगे तो वो कैसे होगी, उसके लिए जरूरी है कि हमने से हर एक जो तीनों फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह, तो वो अब जब कल टेस्ट होगा तो जो भी कमी बेशी है वो हर एक की दूर हो जाएगी। तो फिर हम थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जहां आपको ये सारे फॉर्मूले डिस्कस करने को मिलेंगे और हम एक टर्म से दूसरी टर्म में जाएंगे। अभी तो हर एक से मोल बना रहे थे, अब ये होगा कि हम आपको मास इन ग्राम देंगे और आपसे वॉल्यूम पूछेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो काम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर दी टेस्ट। अब ये बात और समझ लीजिए, जब आप कल इंशाल्लाह पहला टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए इस साल जो अब इस वक्त पेपर हो रहे हैं, आज सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री वालों का पेपर था और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री वालों का पेपर 6 जुलाई को, जैसे आखिरी केमिस्ट्री वाले पेपर से तकरीबन 2 हफ्ते पहले बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट ये किया कि इस साल के पेपर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक OMR शीट पर लेंगे। उसका एक अपना पर्टिकुलर स्टाइल है कि हम शीट में अपने ऑप्शंस को डार्क इन करेंगे और उसे, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यह है कि उनके MCQs का जो पेपर होगा उसमें कोड, सो एवरीबॉडी शुड फिल द आंसर शीट अकॉर्डिंगली कि उसको किस कोड का क्वेश्चन पेपर होगा। अनफॉर्चुनेट ये कोडिंग सिस्टम इससे पहले भी था, आपने भी 9-10 में उसका है, अगर इसका भी ध्यान दिया था, MCQs के कोड होते हैं और आपको अपनी कॉपी पर प्रॉपर कोड मेंशन करना है। अब चूंकि हम में से, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइको है हमारे बच्चों की, कि वो नाम लिखने को और कोड लिखने को सबसे आखिर के लिए रखते थे कि जिस वक्त उनसे टाइम खत्म होने के बाद कॉपी ली जा रही होगी तो आवाज आती है। अब चूंकि ये यहाँ सेंटर है, यहाँ तो आप रो धो के और मुंह बनाकर अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन फिर बोर्ड में नहीं होता। मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ, कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो ये रोजाना मुझे मैसेज मिल रहा है, सर आज हमने जो OMR शीट, अब मुझे बताइए मैं जिन्नात में सुनूं क्या, मतलब मैं आप क्या जाकर आपकी कॉपी में वो कोड नंबर लिखा, कुछ नहीं हो सकता। ये और बात है कि बीइंग अ टीचर मुझे थोड़े से मेरे फराइज है तो मैं बड़ा दिलासी दे देता हूँ उनको, नहीं नहीं बेटा कोई फिक्र की बात नहीं, वो लोग खुद देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखता। लेकिन एक बच्चे को जिसके पहले पेपर में उसके साथ ये हो गया, उसको ये बता दिया जाए कि बच्चों तेरे 33 मार्क्स गए, उसके तो अगले पेपर में खराब हो जाएंगे, दे देते हैं, अल्लाह रहम करने वाला। हमने बोर्ड वालों से मालूम किया कि भाई ये पहली दफा आपने ऐसा किया है तो उसमें कोई रियायत होगी, तो उनका ये मंदी शिकायतें हमें मिल रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि उस शीट को कंप्यूटराइज चेकिंग के बजाय मैनुअल भी किया जाए ताकि बच्चों को कम से कम, तो अल्लाह करेगा उनका भला हो जाएगा। लेकिन ये उनके लिए है जिनको 2 हफ्ते पहले पता चला, आपको तो पूरे साल से ट्रेन करेंगे, तो उस ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है
मैं जब भी पेपर लूंगा मैं हमेशा एक से ज्यादा कोड बनाऊंगा और उसका वाहिद मकसद ये होगा कि आप में से हर एक को इस बात की आदत हो कि जैसे ही आप आंसर शीट हाथ में पकड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर लेंगे, सबसे पहला काम अपना नाम लिखें और पेपर का कोड। आज क्या डेट है, ये पेपर केमिस्ट्री का है, आप फर्स्ट ईयर अल्लामा के हैं, इससे मुझे कोई चीज ये मुझे पता है। मेरे पास इस्लामिया की कॉपी चेक होने के लिए क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट ईयर अल्लामा। जो दो जरूरी बातें हैं वो है आपका नाम और आपके पेपर का कोड। आप उसके अलावा वहां दुनिया भर की चीजें लिखते हैं और यही ना लिखते हैं फजूल। तो आदत से बनती है आदत। अगर आप अभी आदत नहीं डालेंगे, पेपर वाले दिन घबराहट में बिल्कुल आपको उसका तसव्वुर भी नहीं होगा, छूट जाएगी, घर आकर याद आ रही होगी ये रहे। तो इसलिए डे वन से आदत डालें कि ये दो चीजें जरूरी है। तो अब किसी की कॉपी बगैर कोड नंबर और प्रॉपर नाम के नहीं है।